हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम आपसे छोटा सा सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि कल के डेट पे क्लास नहीं आ पाई थी। देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ टेंशंस होती है ना। बहुत मानसिक तनाव भी हो जाता है कभी कभी। तो दैट्स वाई क्लास नहीं चल पाया था, तो उसके लिए सॉरी, है ना। बाकी आइए वापस आज की क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हम कल करने वाले थे। ठीक है, तो आज कर लेंगे इसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और आप घबराइए नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और पूरा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको बता पाए, पढ़ा पाए, है ना, और क्वेश्चंस दे पाए। तो उसके लिए, है ना, आइए वापस क्वेश्चंस पे। हमारे जो क्वेश्चंस हैं कल, कहाँ गए अभी, केमिस्ट्री कहाँ। केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मजबूत इलेक्ट्रोड है। क्या कह रहा है भाई? मजबूत इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड, नहीं नहीं, इलेक्ट्रोड नहीं, इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा और आंसर पहले करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। CH3COOH, उसके बाद क्या है? उसके बाद है NH4OH। ठीक है। उसके बाद है NaCl। उसके बाद है H2CO3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग मजबूत कैसे कहेंगे? इलेक्ट्रोड तो हम समझ रहे हैं, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट तो हम समझ रहे हैं कि क्या है, लेकिन मजबूत इलेक्ट्रोलाइट क्या है? पहले तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो जो हमारा कोई भी विलयन, जैसे जल में आप किसी भी विलयन में डाले, यानी कि लिक्विड चीज में डालते हैं, तो वो आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब उसमें बात आती है कि टूटेंगे तो ये सारे के सारे, किसी ना किसी चीज में आप डालेंगे तो ये टूटेंगे सब। लेकिन इसमें से सबसे मजबूत हम कैसे डिफाइन करें? देखिए, जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट्स को या इसको या इसको या सबको किसी ना किसी को डालेंगे पानी में, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स, यानी कि कुछ जो उसके आयंस हैं वो टूटेंगे, लेकिन कुछ बचते हैं। तो मजबूत हम उसको कहेंगे जिसमें कि सारे के सारे आयंस उसके टूट जाते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा प्रवाह करता है। तो इसमें से कौन हो सकता है मजबूत इलेक्ट्रोलाइट? ठीक है, तो मजबूत इलेक्ट्रोलाइट हमारा NaCl है। NaCl को अगर आप पानी में डालते हैं तो ये जो है ब्रेक कर जाता है Na+ और Cl- में। ठीक है, तो ये जो है हमारा सबसे मजबूत, इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सबसे मजबूत इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सबसे मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, चलिए, तो इसको ऑप्शन में टिक कीजिएगा। कारण भी मालूम रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से विलयन में टूट जाता है, इसीलिए ये सबसे मजबूत है। बाकी नहीं टूटते हैं, उनके कुछ न कुछ जो पार्ट्स है वो रह जाता है। बाकी आयन में टूटेंगे, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मजबूत इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कोलिगेटिव, कोली कोलिगेटिव गुण, गुण निर्भर करता है, निर्भर करता है। जो कोलिगेटिव गुण होता है, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों के सामने समस्या होगी कि ये गुण क्या है, तो इसके बारे में बताएंगे, परेशान नहीं होइए। निर्भर करता है, ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शन है? विलेय के प्रकार पर। क्या है? एक बच्चा एक दिन कह रहा है सर क्वेश्चंस भी लिख दिया कीजिए, नहीं थोड़ा प्रॉब्लम होती है। विलेय के प्रकार पर, विलायक के, विलायक के प्रकार पर, ठीक है, कणों की संख्या पर,
कणों की संख्या पर, ठीक है, या फिर रासायनिक संरचना पर। रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना पर। देखिए जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आपके हैं वो इस तरीके से कहने का मतलब है कि कुछ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, जैसे एक थ्योरी क्वेश्चन है कि कुछ में आप कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, तो आपको ऐसे-ऐसे एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आईआरटी के एग्जाम में ऐसे-ऐसे वर्ड खोज करके लाएगा, ऐसी-ऐसी चीजें खोज करके लाएगा जो बहुत कम बच्चों ने सुन के रखी होती है ना? जैसे धीरे-धीरे कुछ, जैसे अम्लराज हो गया, अम्लराज तो धीरे-धीरे कॉमन क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे बच्चे सुन लिए हैं, है ना? और इधर आपका जैसे बहुत सारे ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो लाता है जिसमें एक ऐसा वर्ड रहेगा जो बहुत कम लोगों ने सुना होता है ना? तो अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कोलिगेटिव गुण, तो अब कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है, वो बहुत कम बच्चों ने सुन के रखी है कि क्या है, क्या नहीं है ना? तो अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आप लोग क्लास 12th में एक चैप्टर होता है विलयन, ठीक है? उस विलयन के चैप्टर में सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, उस चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना? 12th में है, 11th में है, जिसमें भी विलयन वाला होगा चैप्टर उसमें होगा, ठीक है? तो उसी में कोलिगेटिव गुण आप लोग पढ़ते हैं। तो कोलिगेटिव गुण क्या होता है देखिए, जब एक विलयन होता है, जैसे इसमें पानी भरा है मान लीजिए, ठीक है? अब पानी में हमने चीनी मिला दिया या नमक मिला दिया, कोई भी ऐसी चीज मिला दी जो इसमें घुल जाएगी, है ना? यानी कि एक विलेय हमने मिला दिया। तो विलेय हमने मिला दिया तो कोलिगेटिव गुण, कुछ गुण होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से गुण होते हैं जैसे हम आपको कुछ बताएं। एक तो सबसे पहला जो गुण होता है इसका, वो होता है वाष्प, वाष्प दाब। क्या? वाष्प दाब में कमी, ऐसे लिखिए। वाष्प दाब में जो इसके बड़े-बड़े कोलिगेटिव गुड्स है, जो इंपॉर्टेंट गुड्स है उनको हम बता रहे हैं। वाष्प दाब में कमी, ठीक है? और दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है एक होता है बॉइलिंग, बॉइल को क्या बोलते हैं? क्वथनांक, क्वथनांक में वृद्धि, ठीक है? और एक यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, नीचे जगह है, कम जगह है, चलिए इधर लिख देते हैं। क्वथनांक में कमी, उसके बाद क्या आता है? क्वथनांक एक हिमांक होता है, हिमांक। तो हिमांक में हिमांक में कमी। और एक और होता है परासरण दाब, परा पसा परासरण दाब में परिवर्तन, ठीक है? तो ठीक, तो कहने का मतलब है कि ये 4 गुण हैं जो कोलिगेटिव गुण के अंदर आते हैं, ठीक है? इन्हीं गुणों को हम लोग कोलिगेटिव गुण यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं किसी भी विलयन का, है ना? तो अब देखिए जैसे इसमें हमने चीनी या कुछ मिक्स किया, तो हमने विलयन उसमें मिलाया, है ना? सॉरी, विलेय हमने मिलाया, तो उसमें क्या हुआ कि उसका, अब ये जो पूरा हमारा पानी था, उसका वाष्प घनत्व में कमी आ जाएगी। कहने का मतलब कि कुछ मिलाने के बाद अब आप जब उसका वाष्प घनत्व निकालेंगे, तो जो पहले आ रहा था उससे अब वाष्प घनत्व उसका कम आएगा, है ना? और उसके बाद जब आप उसका क्वथनांक निकालेंगे, तो क्वथनांक क्या होता है पता है? जैसा कि जब आप उसको गर्म करते हैं तो उबलने लगता है, जिस टेम्परेचर पे उबलने लगता है, ठीक है? तो क्वथनांक होता है। तो पानी जिस पे उबल रहा था, अब आप उसमें कुछ मिला दिए तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि कुछ और टेम्परेचर लेगा तब वो उबलना चालू करेगा। उसके बाद में हिमांक में कमी, हिमांक क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? और इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप उसको फ्रीज में रख करके, जैसे पानी आप रखते थे, तो आप उसमें उसको ठंडा करते थे फ्रिज के अंदर, तो जम जाता था और बर्फ बन जाता था। तो जितना टाइम या जितना टेम्परेचर लेता था पहले पानी जब था नॉर्मल, अब जब आप इसमें कुछ मिक्स कर दिए यानी कि विलेय मिला दिए, तो उसमें क्या हो गया? उसके हिमांक में कमी होने लगी।
है ना, यानी कि जमने में वो ज्यादा टाइम लेने लगेगा, ठीक है, या फिर और टेम्परेचर लेगा, है ना। उसके बाद पराशरण दाब में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ क्या है, कोलिगेटिव गुण्स हैं, जो अब यहाँ पर यह है कि ये जो जितने भी गुण है, वाष्प दाब में घनत्व, मतलब सॉरी, वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक में कमी, पराशरण दाब में परिवर्तन, तो ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, ये पूछ रहा है कोलिगेटिव गुण। यानी कि जो हमारा विलयन होता है, उस विलयन के अंदर क्या है, यानी कि विलेय के प्रकार पर डिपेंड करता है। मतलब इसमें हम चीनी मिला रहे हैं कि चीनी मिला रहे हैं कि आप नमक मिला रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि क्या विलायक है, पानी है कि शरबत है, क्या है, मतलब जिस चीज में मिला रहे हैं क्या है, उस उस पे डिपेंड करता है, या फिर कणों की संख्या पे डिपेंड करता है, या फिर उसकी रासायनिक संरचना पे डिपेंड करता है। तो आप दिमाग में रखिए कि चाहे आप यहाँ पर चीनी डाल रहे हो, चाहे आप यहाँ पर नमक डाल रहे हो, अगर आप सेम क्वांटिटी में डालते हैं तो जितना वाष्प घनत्व चीनी से कम होगा, उतना ही नमक से भी होगा। जितना ही वृद्धि क्वथनांक में चीनी डालने से होगी, उतना ही नमक डालने से होगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन नॉट विलेय, विलायक, रासायनिक संरचना वगैरह वगैरह, दिस इज ओनली डिपेंड अपॉन कणों की संख्या, है ना। तो कणों की संख्या पे ये क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। कोलिगेटिव गुण किस पे डिपेंड करता है, कणों की संख्या पे। ऐसे डिक्टो क्वेश्चन बन सकता है ना। आ गया तो लगा दीजिएगा, मजा पा जाइएगा। और ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनको भी दिमाग में रख लीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया और एक ऑप्शन कोई दूसरा दे दिया, आप उसको टिक करना, या फिर कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है ना। हटाए इसको, समझ गया आप। चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नई चीज थी, इसलिए समझाया आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है, कहा गया, हाँ, अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि जियोलाइट विधि में, जियोलाइट, एक जियोलाइट विधि होती है, विधि में जल की कठोरता हटाने का सिद्धांत, जियोलाइट, जियोलाइट विधि में जल की कठोरता हटाने का सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक है, किस पर आधारित है। अब ये ऑप्शन है, अवक्षेपण पर, अवक्षेपण पर आधारित है, यानी कि प्रेसिपिटेशन पे आधारित है, या फिर ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन पर आधारित है, या फिर आयन विनिमय। सर हमने वस्तु विनिमय सुना था, आयन विनिमय कहाँ से आ गया। आयन विनिमय को हम लोग आयन एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, आयन एक्सचेंज। अपचयन विधि यानी कि रिडक्शन से, ठीक है बाबू। चलिए, क्या कह रहा है, जियोलाइट, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, जल की कठोरता से एक क्वेश्चन आना तय है। पिछली बार भी आया था, उसके पिछली बार भी आया था, उसके पिछली बार भी, हर बार जल की कठोरता से क्वेश्चन केमिस्ट्री में, आईआरटी में आता है। पिछली बार क्या आया था कि जल की कठोरता किसके वजह से होती है, किन तत्वों की वजह से होती है। तो उसका आंसर हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, दो तत्व होते हैं मेनली जो इसकी कठोरता में भागीदार बनते हैं, एक होता है सी और एक होता है Mg, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब इस जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी में एक विधि है जियोलाइट विधि। क्या है, जियोलाइट विधि। तो पूछ रहा है कि जियोलाइट विधि में, मतलब जियोलाइट विधि में जल की कठोरता हटाने का सिद्धांत
किस पर आधारित है? अवक्षेप, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, या फिर आयन विनिमय, आयन एक्सचेंज, या फिर रिडक्शन यानी कि अपचयन पे आधारित। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले मालूम रहना चाहिए कैसे करते हैं। तो उसके लिए नोट पॉइंट बनाइए, नोट पॉइंट बनाइए और लिखिए तुरंत कि कैसे हम हटाते हैं। हमारा जियोलाइट विधि क्या है? जियोलाइट विधि में क्या होता है कि जैसे कैल्शियम का आयन हो गया एक, ठीक है, पानी में तो मिक्स रहता है, बस कठोरता को बढ़ाता है। तो जियोलाइट को हम लाते हैं, जियोलाइट ऐसे अलग से तो आता नहीं, वो हमारा सोडियम के साथ में रहता है, तो NaZe बन जाता है, Na2 रहेगा, सॉरी यहाँ पे Na2, ये 2 है, ठीक है, जेड नहीं है, और Ze, ठीक है, सोडियम जियोलाइट। अब जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है, कैल्शियम के लिए बता रहे हैं, तो जब ये रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि ये कैल्शियम और ये जियोलाइट को अपने साथ ले जाता है, तो बन जाता है कैल्शियम जियोलाइट यहाँ, ठीक है। और बाहर में जो होता है हमारा Na का आयन बाहर निकल जाता है, जो कि सोडियम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमक जैसा है, तो उसको तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम में ज्यादा प्रॉब्लम। तो जियोलाइट एक तत्व होता है, ये एक हमारा खनिज पदार्थ मान लीजिए होता है, जिससे हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, यानी कि जब इसको हम पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, कैल्शियम के आयंस को अपने में कनेक्ट करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है और उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जल में जो हमारा कैल्शियम है वो हट जाता है, और उसके हटने से कठोरता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल की कठोरता कैल्शियम की वजह से ही होती है। सेम यही यही हमारा जो रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ होता है, मैग्नीशियम में भी आयन ऐसा ही होता है। तो सेम यहाँ पर भी Na2 जियोलाइट होता है, फिर ये मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर ये बना लेता है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसके साथ रिएक्शन करके बाहर ही निकल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस हैं, इसको ध्यान रखिए जियोलाइट विधि में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, हम कुछ छन्नी उन्नी लगा करके छान रहे हैं ना बाबू। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा है। आयन विनिमय हो रहा है, बिल्कुल आयन विनिमय हो रहा है, ठीक है। तो जो ये आयंस है, ठीक है, ये चेंज हो जा रहे हैं, ये इसके पास चला जा रहा है, तो आयंस का चेंजेस हो रहा है, इसके वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयन चेंज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आयन विनिमय, आयन चेंज हो रहा है। तो जियोलाइट विधि में कठोरता, जल की कठोरता को हटाने का सिद्धांत किस पर आधारित है, आयन विनिमय पे। आयंस को हम लोग दे दे करके एक दूसरे से, ठीक है, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम है उसको जियोलाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आयंस का चेंज होता है, ओके, ध्यान रखिएगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, एग्जाम आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। सेम एज क्वेश्चन आ जाए तो घबराइएगा नहीं, लगा के आइएगा, इसीलिए तो आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, ताकि आप घबराए नहीं, है ना, आप घबराए नहीं और आराम से लगा करके आए क्वेश्चन, ठीक। चलिए, ये क्या क्वेश्चन है भाई, बॉन्ड की लंबाई का सही क्रम, क्या बात है, बॉन्ड की लंबाई का सही क्रम, ठीक है। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉरी, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, मतलब सेम एज ऐसा ही है, बस उसमें जो छोटा बड़ा है उसका साइन उल्टा हो गया, ठीक है। और उसके बाद नहीं नहीं भाई, ये तो थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली में, यहाँ पर ये सी एक नहीं है, ठीक है, बस ऐसा है। चलिए जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है।
ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ पर उसके बाद क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड, बस ट्रिपल बॉन्ड करके छोड़ दिए, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, गुमराह करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन और चक्रव्यूह रचा जाएगा आपके लिए, है ना, एग्जाम में। चलिए, तो बॉन्ड की लंबाई का सही क्रम क्या है? तो बॉन्ड की लंबाई का सही क्रम निकालने के लिए आज एकदम बहुत बढ़िया धांसू तरीका, क्या तरीका है, देखिए, ये जो हमारा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी बॉन्ड होता है, सबसे लंबा बॉन्ड वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड उससे छोटा लेंथ का होता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा लेंथ का होता है। आपको याद करने का तरीका बता दूं कैसे? जैसे मानिए कि एक हमने यहाँ पर स्टिक, पतली सी स्टिक, लप, मतलब स्टिक ये जो है लप सकती है, मतलब ऐसा 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 कर सकती है, ठीक है। इसमें हमने एक बेस पे ऐड कर दिया और यहाँ पर एक रबर बांधा, एक रबर, तो इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा सा ऐसा झुकेंगे, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा, आप याद करने के लिए बस समझिएगा, इसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो इतना रहेगा, है ना, इतना बड़ा रहेगा, क्योंकि एक यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये इतना गैप रहेगा। फिर हमने क्या किया, हमने दो रबर चढ़ा दिए, मतलब दो बॉन्ड कर दिया, तो ये और पास आ जाएगा, तो उसकी लेंथ और कम हो जाएगी। फिर हमने तीन रबर चढ़ा दिए, तो वो और चिपक जाएगी क्योंकि ज्यादा ताकत। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे कम लंबाई का हमारे पास में बॉन्ड रहेगा। जो सेकंड वाला है, मतलब डबल बॉन्ड है, उसमें हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा उसकी लंबाई, और फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा लंबाई है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, जो सिंगल बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड उससे कम लंबाई का होगा, ठीक है, लंबाई की बात हुई। तो इस इधर लंबाई बढ़ेगी, इधर लंबाई घटेगी, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्लियर सही है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, है ना। रबड़ जितना, देखिए, तीन ठो रबड़ लगा के दोनों को बांधा गया है, तो बॉन्ड की लंबाई तो कम हो जाएगी ना। ये कार्बन के लिए बस याद रखिएगा, है ना, बाकी चीजों के लिए लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया। हाँ, उस टाइम पे जो मैं याद कर रहा था, क्रायोलाइट याद कर रहा था, एक वर्ड क्रायोलाइट भी होता है, जो कि बहुत कम बच्चों को पता होता है और क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी देखिए इसमें फिर से क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए एक नया वर्ड भी आया है, क्या है नया वर्ड, ऐसे ही नए नए वर्ड्स पूछता है आईआरटी में, बच्चों को फिर पता नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि यार ये कहाँ था, ये हमने तो कभी नहीं देखा आज तक केमिस्ट्री के लाइफ में पूरे। टॉलेंस, टॉलेंस अभिकर्मक है, बस इतना लिखा हुआ, टॉलेंस अभिकर्मक है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, ठीक है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद क्या है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। तो अब ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि आप केवल याद रखेंगे तभी काम आपका चलेगा, वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं ना, जो जो नई नए वर्ड्स हैं उनको जरूर याद। अब टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, ठीक है। तो टॉलेंस अभिकर्मक जो होता है वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं टॉलेंस अभिकर्मक, ठीक है।
इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको फॉर्मूला पूछ ले, टॉलरेंस अभिकर्मक जो होता है वो क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला भी याद रख लीजिए बाबू, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या होता है अभी, एजी एच एन ओ थ्री, HNO3 का होल ट्वाइस, पॉजिटिव लगाइएगा, OH, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ये 3 लिखा हुआ है ना। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, देखिए अमोनियम, सॉरी अमोनियम इधर है, सिल्वर नाइट्रेट है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि जिसको हम लोग टॉलरेंस अभिकर्मक कहते हैं। तो उसको याद रखिएगा, याद करने वाली चीज है ना। ऐसा क्वेश्चंस पूछता रहेगा, और पूछेगा तो आपको करके आना है ना। और इसकी सबसे बड़ी बात आपको बता दी, इसका ये कैसा होता है, इसको सिल्वर मिरर भी कहते हैं। ये कैसा कि जैसे ये हमारा स्किन है, तो देखिए इसके कोई कोई आप देखेंगे कि इसको हम अगर इसके ऊपर चढ़ा दे तो एकदम ये सिल्वर के जैसा एकदम चमकने लगेगा, है ना। और उसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं, है ना। तो उस तरीके से बनता है, जैसे थाली में हो जाता है ना, तो उसके ऊपर लगाई जाती है निकिल, तो वैसा बनता है। तो उसी तरीके से ये होता है। तो इसको जो हम कहीं पर लगाते हैं तो वो एकदम क्या हो जाता है कि पूरा सिल्वर के टाइप से एकदम चमकने लगता है। तो उसको हम लोग सिल्वर मिरर भी कहते हैं, इसको टॉलरेंस अभिकर्मक को। ये भी याद रखिएगा। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, में कह रहा था कि ये सब क्वेश्चंस इतना वो है, क्रायोलाइट, है ना। क्रायोलाइट का सूत्र कितनी बार बता चुका है, क्या होता है देखते हैं, किसको किसको याद है। क्या क्या ऑप्शन दिया है, Na2Al4, क्या बात है, ऐसे ऐसे ऑप्शन देगा तो बच्चे तो Al3 भी दिया है, क्या बात है, Na3, अच्छा ये तो ठीक है। उसके बाद फिर क्या ऑप्शन दिया है, NaAl2, है ना। अब आप बताइए कि क्रायोलाइट का सूत्र क्या है। क्रायोलाइट अगर आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है तो है, तो ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है। अब जैसे ये NaCl का सूत्र पूछता तो आप तुरंत बता देते, है ना। उसमें कुछ आपको समझना नहीं, तो उसी तरीके से ना, कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखना है, याद रखने वाली चीज। तो क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al अब ये क्रायोलाइट कहाँ हमने आपको पढ़ाया था, जब हमने आपको इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में क्रायोलाइट की बात की थी, ठीक है। तो क्रायोलाइट की बात की थी, तो वहीं पर हमने आपको पढ़ाया था क्रायोलाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज में होता है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए होता है। और इसमें हमारा सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, और ये फास्फोरस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, ऐसे ही क्वेश्चन है क्या सब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जर्मेनियम, चलिए शुद्ध जर्मेनियम का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। शुद्ध जर्मेनियम का एन टाइप का एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, ट्राई ट्राईवैलेंट, मतलब वैलेंसीज वाले बताने हैं कि कैसे आपको चाहिए। अगर आपको शुद्ध जर्मेनियम का एन टाइप अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर, इसको अर्धचालक हम लोग इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट चाहिए या फिर पेंटावैलेंट चाहिए, ठीक है, यानी कि जिसकी वैलेंसी 5 हो, 4 हो, या फिर टेट्रा, सर ये 3 है, ट्राई या फिर टेट्रा हो, टेट्रा टेट्रावैलेंट,
ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या है भाई, शुद्ध शुद्ध जर्मेनियम का एन टाइप आपको बनाना है। तो शुद्ध जर्मेनियम का एन टाइप बनाने के लिए हम लोग किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जर्मेनियम 32 नंबर पे होता है, और अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 8, 18 और 32 नंबर पे होता है कि 34 नंबर पे होता है, देखिए एक बार। तो यहाँ से ये हो गया आपका, ये 10 और ये 4, यहाँ पे 32 नंबर पे होता है। ठीक है, तो ये 32 टोटल आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 10 20, और ये 10 30 और 2 32। ठीक है, तो 32 नंबर पे हमारा जर्मेनियम होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से आता है, यानी कि इसके आउटर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 रहता है, वैलेंसी इसकी 4 है। ठीक है, तो अगर हम इस अर्धचालक में, मतलब कि जो हमारा जर्मेनियम है, उसमें क्या करेंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है बाहर के, है ना, तो इसको हमको अर्धचालक बनाना है। ठीक है, एन टाइप का। तो अगर हम इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करें जिसका वैलेंसी 4 हो, तो 4 का 4 उसमें ऐड हो जाएगा, तो बाकी का कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं बचेगा। तो बाहर नहीं बचने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, तो प्रवाहित नहीं कर सकता, तो फिर वो अर्धचालक कैसे बनेगा, चालक ही नहीं बन सकता, तो अर्धचालक कैसे बनेगा, है ना, कुछ नहीं बन सकता फिर। अगर हम तो जो हमारा जर्मेनियम का टाइप है, उसमें कम से कम 4 से ज्यादा चाहिए, है ना, 4 से ज्यादा चाहिए, तो 4 से ज्यादा क्या, 5, और 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट बोलते हैं। तो ऐसे जो हमारे तत्व होते हैं, जैसे कि आपका अ, अ, बहुत अलग अलग तत्व, आर्सेनिक हो गया जैसे, है ना, और आपका एसबी हो गया, एंटीमनी हो गया। तो ये सब जो एंटीमनी एक तत्व जिससे आप अर्धचालक बनाते हैं, मतलब एंटीमनी है ही, तो उनको इसमें मिक्स करना है, जिससे हमारा पेंटावैलेंट, उनको हम लोग पेंटावैलेंट कहते हैं। तो 5 वैलेंसी जिसकी होती है, उसको मिलाने से ये अर्धचालक बनेगा। टेट्रावैलेंट और ट्राईवैलेंट मिलाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेंटावैलेंट। क्लियर है, कैसे पेंटावैलेंट हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये 4 इसके आउटर में है, तो पेंटावैलेंट में 5 वैलेंसी के तत्व होते हैं, तो उनको मिक्स करने पे 4 के 4 बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा जो कि मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, तो इसको भी याद रखिएगा क्वेश्चंस, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अम्लराज। क्या बात है, आज सारे क्वेश्चन वही आ जाने हैं क्या जो नामी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अम्लराज है, अम्लराज है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार कर चुके हैं क्या भाई। सांद्र, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, थोड़ा आप हमको टाइम दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है। सांद्र HCl तथा तथा सांद्र HNO3 का 1:3 अनुपात। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, यहाँ पर तनु कर लीजिए, तनु HCl तथा तनु HNO3 का सेम, यहाँ पर अनुपात चेंज है, 3:1 का अनुपात। ठीक, दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्या कह रहा है कि सांद्र HCl तथा सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का HNO3 का 3:1 का अनुपात। ठीक, उसके बाद अब एक
चौथा ऑप्शन है तनु HCl तथा सांद्र HNO3 का 1:3 का अनुपात। ठीक है, तो अम्लराज में क्या होता है? अम्लराज में हमारा सांद्र HCl होता है। ऑप्शन मत देखिए आप, बस दिमाग में रखिए, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, इतना याद रखिए। क्या सांद्र मतलब दोनों चीज सांद्र होगा, मतलब तनु नहीं होगा, एकदम ज्यादा होगा, है ना। तब देखिए क्या तनु का मतलब क्या था, तनु मतलब कम कम, मतलब कि पानी ज्यादा है और अम्ल कम है, और सांद्र का मतलब क्या पानी कम है, पूरा पूरा अम्ल ही है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, अम्ल राज। तो भाई अम्ल राज जो है उसके अंदर अम्ल तो कम होगा नहीं, अम्ल ज्यादा होगा। तो आप ऐसे याद रखिए कि सांद्र तो दोनों होगा, मतलब HCl भी और HNO3 दोनों अम्ल है। तो HCl आपका भी सांद्र रहेगा और HNO3 भी आपका सांद्र रहेगा। ठीक है, दोनों चीजें जो है वो सांद्र रहेंगी। अब बस ये है कि रेशियो इनका क्या रहेगा। ठीक है, तो रेशियो HCl का ज्यादा रहेगा और HNO3 का कम रहेगा। HCl का ज्यादा, HCl का 3 रहेगा और इसका 1 रहेगा। तो रेशियो क्या बनेगा, 3:1। 3:1। तो अब देख लीजिए किसमें ऐसा है, सांद्र, सांद्र इसमें है, लेकिन इसमें रेशियो हमारा गड़बड़ है, 1:3 है। सांद्र इसमें है, सांद्र इसमें है, तो ये हमारा 3:1 है। तो ये नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सांद्र सांद्र याद रखिए और रेशियो याद रखिए, 3:1, 3:1 है ना, 3 और 1 याद रखिए। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा 3 और 1 याद रखें। आप ऐसा भी हो सकता है कि पहले HNO3 कह दे और बाद में HCl कह दे, फिर आप 3 और 1 ही याद करते रहे। HCl 3 है और HNO3 1 है, इतना याद रखिए। ऐसे याद रख लीजिए, जिसमें 3 है वो 1 है और जिसमें 1 है वो 3 है, बस, है ना। तो ऐसे याद रख कर सकते हैं कि 3 वाले को 3 नहीं मानना है और 1 वाले को 1 नहीं मानना है, 3 मानना है। ठीक है, तो HCl 3 हो गया और ये जो 3 था वो 1 हो गया, है ना। तो चाहे इधर करे चाहे उधर करे। तो कभी ऐसे पूछ सकता है कि HCl पहले लिखेगा और फिर HNO3 लिखेगा, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, क्योंकि इसमें 1 है तो आप पहले 3 रखेंगे, इसमें 3 है तो बाद में रेशियो में 1 रखेंगे, तो ये सही बना। लेकिन कभी कह देगा कि HNO3 और HCl ये है, तो इनका रेशियो क्या होगा जो अम्लराज में मिक्स करने का। तो क्योंकि जो पहले आता है उसको रेशियो में हम पहले रखते हैं, तो 3 था तो 1 रखना है, 1 है तो 3 रखना है ना। क्लियर है, ऐसे करके याद रखिएगा, है ना। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस याद रखने वाले हैं, न्यूमेरिकल जो है अभी आएंगे तो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, एक न्यूमेरिकल हम आपको आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, याद करके सॉल्व कीजिएगा। 20 ml HCl अम्ल अम्ल से 0.1435 ग्राम AgCl प्राप्त प्राप्त क्या लिखा है, प्राप्त होता है अम्ल की अम्ल की नॉर्मलता होगी या फिर है N/5, N/15, N/10 और एक है आपका N/20। ठीक है, ठीक, ये 4 ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे लिख लीजिए A, B, C और D। ठीक है, तो सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है और घबराइएगा नहीं, कल इसको हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल ही है ना, ज्यादातर न्यूमेरिकल है।
तो न्यूमेरिकल भी हम लोग लगा करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में ज़्यादा थ्योरी थी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए, है ना? और अभी ऐप पे आपके लाइव सेलिंग चल रही है, जो बच्चे बुक नहीं लिए हैं वो सेल कर लें और परचेज़ कर लें और आराम से पढ़ाई करें, ठीक है? तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।